चलो आगे अपन देखते हैं। ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये अगर आप करना चाहो तो आर्थ्रोलॉजी कर सकते हो, स्टडी ऑफ जॉइंट, जितने भी जॉइंट्स होते हैं बॉडी के अंदर उनका क्या स्ट्रक्चर है, उनके क्या क्या फंक्शन है, इसके बारे में अगर आप स्टडी करते हो तो उसको आप क्या बोलते हो, आर्थ्रोलॉजी बोलते हो। ये आ सकता है लेकिन समटाइम्स ऐसा पूछा नहीं जाता। आपसे पूछा जाएगा तो भी जॉइंट डिसऑर्डर पूछे जाएंगे, जैसे कि गाउट हो गया, है ना, रियूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, इसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो अपन जॉइंट डिसऑर्डर जब बड़े क्वेश्चन करेंगे तब वहाँ पे करेंगे। अब आगे आता है आपका माइस्थेनिया ग्रेविस। ये क्या है? इस बीमारी के बारे में यार हर बार मैं देखता हूँ, कभी छोटा क्वेश्चन आ जाता है, कभी बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन जरूर आते हैं, क्या क्या कैसे आ सकते हैं क्वेश्चंस, इनको अपन देखते हैं कि भाई माइस्थेनिया ग्रेविस क्या है, इसको समझते हैं। देखिएगा, माइस्थेनिया ग्रेविस इज एन ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर दैट लीड टू मसल्स वीकनेस एंड फैटिगे। मसल्स में क्या होगी, वीकनेस होगी, फैटिगे होगी, मेमोरी लॉस होने लग जाएगी, उसको अच्छे से याददाश्त नहीं रहती है। ये माइस्थेनिया ग्रेविस में होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर होता है, ऑटो इम्यूनियो न्यूरोमस्कुलर डिजीज। आपके जो न्यूरोमस्कुलर्स होते हैं ना, उसमें डिसऑर्डर आ जाएगा। जब उनमें डिसऑर्डर आ जाता है ना, तो बॉडी का मेमोरी सही नहीं रहता है ना। आप जो ब्रेन के अंदर कोई भी चीज़ें बहुत जल्दी भूल जाते हो, पिछली चीज़ें आपको याद नहीं रहती है ना, थकावट सी रहती है बॉडी के अंदर। ये माइस्थेनिया ग्रेविस के कुछ सिम्टम्स है। और ये ऑटो इम्यून न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, मतलब अपनी ही इम्यूनिटी कभी कभार ऐसा कुछ कर देती है। आगे अपन देखते हैं साइनोवाइटिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। देखो, साइनोवाइटिस करने से पहले आप लोगों को पता रहना चाहिए साइनोवियल फ्लूइड, क्या आइडिया रहना चाहिए आपको। साइनोवियल फ्लूइड ये कहाँ पे होते हैं, जॉइंट्स, बॉडी के जितने भी जॉइंट है वहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड होता है। ये क्या करता है, साइनोवियल फ्लूइड होता है मतलब एक देखो लिक्विड का टाइप। अगर ये साइनोवियल फ्लूइड जॉइंट में है तब तक तो वो जॉइंट क्या रहेंगे, एकदम, कहते हैं ना ग्रीस, आपने नाम सुना है कभी, लगाते हो ना लुब्रिकेशन के लिए। जैसे फैन कभी आवाज कर रहा है तो वहां पे आप क्या कर देते हो, लुब्रिकेशन अप्लाई कर देते हो ग्रीस व्रीस को। ठीक है, तब वो क्या करता है, आवाज करना बंद कर देता है। तो ये जब तक साइनोवियल फ्लूइड जॉइंट में है ना, तब तक ये जॉइंट आवाज नहीं कर रहे हैं। जैसे जैसे साइनोवियल फ्लूइड कम होता जाता है, फिर ये आप जैसे ही हाथ ऊपर नीचे करोगे तो यहाँ पे कड़ कड़ की आवाज आने लग जाएगी। कारण क्या, वो ये लुब्रिकेशन का काम करता है, समझ रहे हो ना। तो जैसे बुढ़ापा, जैसे जैसे बुढ़ापा आता जाता है, लोगों के हाथ पैर दर्द करने लगते हैं ना, कारण क्या, इस साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है जी, साइनोवियल फ्लूइड की कमी हो जाती है। तो ये साइनोवाइटिस क्या है, इसको समझते हैं। साइनोवाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ साइनोवियल मेम्ब्रेन इन द जॉइंट। अब देखिएगा, जॉइंट्स के अंदर एक साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है, वहां पे क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। सूजन आएगी, उसको आप साइनोवाइटिस बोलोगे। और साइनोवियल फ्लूइड कहाँ पे अवेलेबल होता है, जॉइंट में। क्या काम है इसका, लुब्रिकेशन का। ये भी आपको एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। ओके, आगे अपन चलते हैं। एपिफाइसिस क्या है भाई, इसको समझ लो। एपिफाइसिस इज द राउंडेड एंड ऑफ लॉन्ग बोन टाइपिकली इन्वॉल्व इन जॉइंट फॉर्मेशन। अब देखिएगा, एपिफाइसिस का मतलब क्या है कि भाई ये जो जितने भी लॉन्ग बोन होती है, लंबी है ना हड्डियां होती है, क्या करते हैं कि वहाँ पे जॉइंट के फॉर्मेशन के लिए एक प्रोसेस होता है, उसको आप क्या बोलते हो, एपिफाइसिस बोलते हो। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन हिस्टोलॉजी। वैसे अपन साइटोलॉजी के साथ में हिस्टोलॉजी किया था, फिर भी देख लो। देखो, साइटोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ सेल, हिस्टोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ टिश्यू। ठीक है, तो इसको देख लो आप, हिस्टोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। तो क्या करता है भाई ये, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू, है ना, टिश्यू की स्टडी करना। आप टिश्यू की स्टडी कैसे करोगे, माइक्रोस्कोप होगा आपके पास में, सूक्ष्मदर्शी होगी। तो कोई भी टिश्यू, अब ऐसा तो है नहीं कि यार सारे टिश्यू को आप आंखों से देख लोगे, पॉसिबल थोड़ी है, कितने माइनर होते हैं, है ना। तो उनको आप माइक्रोस्कोप के थ्रू देखोगे और उनकी पर्टिकुलर स्टडी करोगे कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, क्या क्या होता है इनमें, इनका एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा होता है
है ना, ये किस तरीके से काम करते होंगे, तो ये सारा का सारा अपन क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप के थ्रू स्टडी करेंगे। अब आ जाता है आपका व्हाट इज एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, है ना, शुरुआत की चीज है, क्योंकि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी अपने सब्जेक्ट का नाम है, तो कम से कम आप लोगों को ये तो पता होना चाहिए अभी एनाटॉमी क्या है और फिजियोलॉजी क्या है ना। तो अब देखते हैं अपन एनाटॉमी का मतलब क्या होता है भाई। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब देखिएगा, एनाटॉमी का मतलब सीधा शॉर्ट भाषा में मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। एनाटॉमी, वैसे जो सप्लीमेंट्री का एग्जाम दे रहा है उनको तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए भाई, अगर यही चीज़ नहीं पता है तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि एक एक साल चीज़ें पढ़ चुके हो। देखो एनाटॉमी का मतलब क्या है, स्टडी ऑफ, किस किस की स्टडी करता है ये, साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ बॉडी ऑर्गन, ठीक है। तो मतलब बॉडी के जितने भी ऑर्गन है उनका साइज क्या है, उनका शेप क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, इसकी स्टडी करना आपका क्या कहलाता है जी, एनाटॉमी कहलाता है। फिजियोलॉजी क्या है, फिजियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन स्टडी ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ बॉडी ऑर्गन एंड सिस्टम। कि भाई आपके जो बॉडी के ऑर्गन है और सिस्टम है ना, इनके फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है, इसके बारे में प्रॉपर स्टडी करना एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कहलाता है। समझ गए ना। तो देखो भाई, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चंस मैं बना रहा हूं, तो क्या है कि आप लोगों को ये वीडियो कंप्लीट देखकर वापस एक बार देखते हुए, पहले तो एक बार वीडियो देख लो, फिर आप वापस एक बार देखते हुए नोट बना लो। नोट बनाओगे ना, जो हैंड रिटन लिखोगे वही काम आना है, खाली देखने से सुनने से कुछ नहीं होगा। नोट बनाते रहो समझते हुए चीज़ें, और जो बीच बीच में मैं चीज़ें लिखवा रहा हूँ ना, इनका भी साथ साथ में नोट बनाते रहो, ताकि इन फ्यूचर आप लोगों की बहुत चीज़ें काम आएगी। समझ गए ना, ये क्या आएगी, इन फ्यूचर बहुत चीज़ें काम आने वाली है। और एनाटॉमी एंड फिजियो का डेफिनेशन तो पूछता ही पूछता है, हर बार पूछता है। आगे देखते हैं अपन क्रेनियल कैविटी। तो द क्रेनियल कैविटी इज द स्पेस विद इन द स्कल दैट हाउसेस द ब्रेन। अब देखो, आपका ये जो ब्रेन है ना, बड़ा ही सुरक्षित है, किससे, स्कल से, खोपड़ी से। अंदर ब्रेन है, कितना सेंसिटिव है, उसके ऊपर ये खोपड़ी है ना, ये प्रोटेक्शन का काम कर रही है। जो ये हड्डियां नहीं दिख रही है ऊपर, आपका जो ये पूरा का पूरा स्कल है, तो ये किसको सुरक्षित है, अंदर चीज कौन सी सुरक्षित है, ब्रेन है। जैसे हार्ट होता है, अब हार्ट कितना सेंसिटिव ऑर्गन है, उसको प्रोटेक्शन कौन दे रहा है, रिब्स, है ना, ये जो पसलियां हैं ये दे रही है। हार्ट की जो मसल्स है वो प्रोटेक्शन कर रही है। अगर ये चीजें नहीं होती तो वो कैसे सर्वाइव करता बेचारा, है ना। आपका ब्रेन के ऊपर ही अगर हड्डियां नहीं होती तो ब्रेन कैसे सर्वाइव कर पाता। कितने अपने कभी कभार लग जाती है ना, कभी हम जब खड़े होते हैं तब ऊपर कोई चीज है उससे लग गई, कभी गिर गए। वरना अगर ये स्कल ही नहीं होता तो ब्रेन को प्रोटेक्शन कैसे मिलता, वो तो बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है कि नहीं है। तो ये प्रोटेक्शन का काम करती है क्रेनियल कैविटी। अब देखते हैं, द मेसेंट्री इज द फोल्ड ऑफ टिश्यू एट अटैच द इंटेस्टाइन टू द अब्डोमिनियल वॉल। अब देखो मेसेंट्री का मतलब क्या है, एक फोल्ड होता है जो ये क्या करती है, अटैच क्या करती है, इंटेस्टाइन को किससे अटैच करती है, ये अब्डोमिनियल वॉल से। ये अगर इंपॉर्टेंट वैसे मुझे तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी आप लोग इसको कर लोगे। कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो मतलब हमें लगते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आ जाते हैं, तो ये उनमें है ना, कि भाई कोई भी बच्चा नहीं पढ़ेगा इसको तो देते ही देते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसको पढ़ के चले जाना, क्योंकि ये काफ़ी बार मैंने देखा हुआ है कि भाई मिल जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। अब देखते हैं अपन एपेंडिकुलर स्केलेटन। व्हाट इज एपेंडिकुलर स्केलेटन, तो ये भी क्वेश्चंस काफ़ी बार आता है। क्या पूछेगा इससे, द एपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ बोन्स ऑफ लिम्स एंड देयर गिल्डलेस। अब देखिएगा
ये जो बोन्स ऑफ लिम्स होती है उस पर आपका ये एपेंडिकुलर, ठीक है, चलो रेडी ले लेते हैं अपन। द एपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ बोन्स ऑफ लिम्स एंड देयर गिर्डलस, ठीक है ना, क्या है, गिर्डलस, ठीक है। आगे अपन देखते हैं ओसिटोसाइट क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी ओसिटोसाइट। जो मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ ना 100%, उन पे थोड़ा ध्यान देना, गौर करना। ये ओसिटोसाइट्स पूछागा आपसे, और मुझे लग रहा है इस बार तो पूछेगा ही पूछेगा, 100% आएगा ये। भाई ओसिटोसाइट्स क्या है तो देखिएगा, ओसिटोसाइट्स आर मैच्योर बोन सेल, है ना, मैच्योर बोन सेल रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग बोन टिश्यू। अब देखिएगा ओसिटोसाइट्स मीन्स मेंटेन क्या करता है, बोन टिश्यू को मेंटेन करता है, उसको आप क्या बोलते हो, ओसिटोसाइट्स बोलते हो। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मायोलॉजी किसको बोलते हो, बेसिक सी चीज़ें हैं। कौन सी चीज़ आपने पढ़ ला, साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, और अब फाइनली अपन पढ़ रहे हैं मायोलॉजी। 3 चीजें हैं, तीनों में से आप लोगों को खास तरीके से डेफिनेशन याद कर लेनी है। साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल, हिस्टोलॉजी स्टडी ऑफ टिश्यू, मायोलॉजी स्टडी ऑफ मसल्स। क्या है, मायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मसल्स। जितनी भी मसल्स होती है बॉडी की, उनकी स्टडी करना आपका क्या कहलाता है भाई, मायोलॉजी, है ना। कि भाई ये मसल्स कितनी होती है, क्या काम करते हैं ये मसल्स, कहाँ कहाँ पे होती है, इसकी प्रॉपर स्टडी मायोलॉजी ब्रांच में हो जाती है। पूछ सकता है ये आपसे। अब एक कार्डियक आउटपुट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% ये क्वेश्चंस आ सकता है। 100% का मतलब समझ गए ना, कि ये आपको या तो छोटे क्वेश्चनों में देखने को मिल जाएगा, 3 नंबर के क्वेश्चनों में देखने को मिल जाएगा। देखो कार्डियक आउटपुट क्या होता है। कार्डियक आउटपुट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट इन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर हार्ट के द्वारा जो ब्लड पंप किया गया ना, उस वैल्यू को कार्डियक आउटपुट कहते हैं। अब 1 मिनट में हार्ट कितना ब्लड पंप करता है भाई, अब आपने ये तो सुना होगा ना कि हार्ट 1 मिनट के अंदर कितना बार करता है बीट, 72। कितनी बार करता है, 72। अब 1 मिनट के अंदर कितना वॉल्यूम कर सकता है। तो सभी जने क्या करना कि भाई कार्डियक आउटपुट कितना वॉल्यूम 1 मिनट में पंप करता है, ये आप लोग क्या करना, कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे देना, ताकि मैं पता लगा सकूं कि भाई कितना कार्डियक आउटपुट करता है, और आप लोगों को अभी पता लग सके कि भाई किन किन को नॉलेज है। ओके, फिर हम चलते हैं टेकीकार्डिया की ओर कि भाई ये टेकीकार्डिया क्या है। तो टेकीकार्डिया के बारे में समटाइम्स ये छोटे क्वेश्चंस है जो आते ही आते हैं, हर बार आते हैं। टेकीकार्डिया इज द रैपिड हार्ट रेट, मतलब आपकी हार्ट रेट क्या हो जाती है, रैपिड हो जाती है, उसको क्या बोलते हो, टेकीकार्डिया बोलते हो, है ना। तो टेकीकार्डिया इज द रैपिड हार्ट रेट यूजुअली अबाउ 100 बीट्स पर मिनट। अगर आपकी हार्ट 1 मिनट के अंदर अगर 100 से ऊपर बीट करने लग जाए, वैसे 1 मिनट में कितनी करनी चाहिए, 72, है ना, कि भाई हार्ट धड़कता कितनी बार है 1 मिनट में, 72 बार। अगर यही हार्ट 100 तक चला गया, 100 से ऊपर भी जा रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलोगे, टेकीकार्डिया। हार्ट रेट का बढ़ना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हो, टेकीकार्डिया। ये टर्मिनोलॉजी पूछ सकते हैं आपसे, तो इसका भी आपको खास तरीके से ध्यान रखना है, भाई टेकीकार्डिया क्या है। उसके बाद में आप लोगों से पूछ सकता है व्हाट इज ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया के बारे में भी आप लोगों से ये चीज पूछेगा ही पूछेगा, और 100% ये चीज पूछेगा व्हाट इज ब्रेडीकार्डिया। तो ब्रेडीकार्डिया का मतलब क्या होता है, हार्ट रेट का स्लो हो जाना। क्या होता है, हार्ट रेट का स्लो हो जाना आपका क्या कहलाता है, ब्रेडीकार्डिया। ब्रेडीकार्डिया इज द स्लो हार्ट रेट टाइपिकली बिलो 60 बीट पर मिनट। अब देखो 1 मिनट के अंदर अगर 60 मिनट तक आ जाता है या फिर इससे नीचे आ जाता है, उसको आप क्या बोलते हो, ब्रेडीकार्डिया बोलते हो ना। लेकिन
नॉर्मल कितना होता है, हार्ट बीट कितना करता है नॉर्मल। अब देखो इसको समझ लो आप, टेकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया को, टेकीकार्डिया एंड ब्रेडिकार्डिया। देखो टेकीकार्डिया का मतलब और ब्रेडिकार्डिया का मतलब, देखो नॉर्मल हार्ट रेट 72 होती है ना भाई, 1 मिनट के अंदर 72 के समथिंग होना चाहिए। लेकिन अगर हार्ट रेट बढ़ जाए उसको कहते हैं टेकीकार्डिया, और हार्ट रेट स्लो हो जाए उसको कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। अब बढ़ कैसे जाती है, 100 या 100 से अबव हो जाए उस प्रोसेस को टेकीकार्डिया, अगर 60 या 60 से कम हो जाए उस प्रोसेस को आप क्या कहते हो, ब्रेडिकार्डिया बोलते हो। तो ये बेसिक सी चीजें हैं, इनको आपको खास तरीके से ध्यान रखते हुए चलना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन, गायनेकोमेस्टिया क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछ सकता है आपसे क्वेश्चंस। देखो गायनेकोमेस्टिया का मतलब क्या होता है, पुरुषों के अंदर महिलाओं के लक्षण आना, उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया इज द इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू इन मेल, मेल के अंदर ब्रेस्ट टिश्यू का बढ़ जाना आपका क्या कहलाता है जी, गायनेकोमेस्टिया है। यह भी समटाइम्स पूछता है और आता है, आप लोगों से ये चीजें ऐसी पूछ ली जाती है। और अब आगे देखते हैं अपन, ओसिटोप्रोसिस। ओसिटोपोरोसिस क्या है, तो ओसिटोप्रोसिस इज द मेडिकल कंडीशंस कैरेक्टराइज्ड बाय वीक हो जाती है आपकी बोन्स, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ फ्रैक्चर। अब देखो ओसिटोप्रोसिस में क्या होता है, जो हड्डियां होती है ना वो वीक हो जाती है, और हड्डियां इतनी वीक हो जाती है कि आप ऐसे मतलब सो रहे हो, कोई काम कर रहे हो, कोई आपने वजन उठाया तो फ्रैक्चर होने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल कोई काम कर रहे हो तो फ्रैक्चर थोड़ी होता है। अगर वो वीक हो जाती है, ओसिटोप्रोसिस एक हड्डियां वीक हो जाती है अपनी, तो वहाँ पे फ्रैक्चर के चांस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, उस प्रोसेस को ओसिटोप्रोसिस बोलते हो, ठीक है भाई। अब एक आगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछ सकते हैं, टेंडन एंड लिगामेंट्स क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाई व्हाट इज टेंडन्स, व्हाट इज लिगामेंट्स। ये आप लोगों से समटाइम्स कभी ना कभी ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि भाई टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू, टेंडन्स क्या है, आर फाइब्रस टिश्यू दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन्स, है ना। और ये क्या करता है कि भाई जो आपके टेंडन्स एंड लिगामेंट्स क्या करते हैं, टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन। देखो टेंडन्स क्या करता है, मसल्स होती है ना, मसल्स से बोन को कनेक्ट करने का काम किसका है, टेंडन का काम है, और मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल यही होता है। लिगामेंट्स क्या करते हैं, लिगामेंट्स ऑन द अदर हैंड कनेक्ट बोन टू अदर बोन, और लिगामेंट्स का काम होता है एक बोन से दूसरी बोन को आपस में कनेक्ट करके रखना। टेंडन का काम है मसल से बोन को कनेक्ट करके रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोनों लाइन, आपसे पूछेगा। इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल देना भाई, वीआईपी, वीआईपी क्वेश्चंस में डाल देना। आपसे पूछ सकता है व्हाट इज टेंडन, व्हाट इज लिगामेंट, ठीक है। तो टेंडन का आप क्या लिखोगे, टेंडन्स आर फाइब्रस टिश्यू दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन, मसल्स को बोन से कनेक्ट करने का काम टेंडन्स का है, और उनके मूवेबिलिटी या फिर आप ऐसे कह सकते हो मूवमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और लिगामेंट्स किसके लिए होते हैं, ऑन द अदर हैंड एंड कनेक्ट बोन्स टू अदर बोन्स प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द जॉइंट्स। ये एचएपी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो टेंडन्स और लिगामेंट्स के मुझे एग्जांपल्स देना, कमेंट सेक्शन में लिख देना आप लोग कि भाई टेंडन्स और लिगामेंट्स के क्या क्या एग्जाम्पल है, ठीक है, ताकि एक आइडिया लग सके। अब देखते हैं अपन आगे, हायालिन कार्टिलेजेस एंड इलास्टिक कार्टिलेजेस। अब देखो हायालिन कार्टिलेजेस एंड इलास्टिक कार्टिलेजेस में क्या अंतर है, तो हायालिन कार्टिलेज इज द फ्लेक्सिबल एंड रीसाइलेंटेड टाइप ऑफ कार्टिलेज फाउंड इन जॉइंट। तो ये क्या करते हैं कि भाई ये जो कार्टिलेज होते हैं ये फाउंड कहाँ पे होते हैं, जॉइंट्स के अंदर। Will elastic cartilage is more flexible and found in structures like the outer ear, ठीक है। तो ये हो गया आपके हायालिन कार्टिलेज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। अब आगे अपन देखेंगे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स। चलो इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है।